नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की चल रही बैठक से शरद पवार के निजी स्टाफ को जासूसी के आरोप में बाहर कर दिए जाने की। महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पर संदेह किया जा रहा है। उन्हीं के राज्य में चल रही विपक्षी दलों की बैठक से उनके ही निजी स्टाफ को बाहर कर दिया जाता है। संदेह उनकी काबिलियत या उनकी क्षमता पर नहीं बल्कि उनकी निष्ठा पर की जा रही है। उन पर मोदी सरकार का विरोध करने वाली विपक्षी गठबंधन के साथ रहते हुए मोदी से मिली भगत का संदेह जताया जा रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर तो कोई यह आरोप लगाने का साहस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनके निजी स्टाफ के बहाने उन पर हमले हो रहे हैं। पिछले महीने अपनी पार्टी एनसीपी में भतीजे अजीत पवार के विद्रोह के बाद से वो राजनीतिक तौर पर भले ही कमजोर हो गए थे, लेकिन विपक्ष का विश्वास उन पर बना हुआ था। लेकिन पुणे में दोबारा अजीत पवार से भी गुप्त मुलाकात की खबर सार्वजनिक हो जाने के बाद उनकी निष्ठा पर उनके ही गठबंधन के लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। कांग्रेस को अब शरद पवार पर विश्वास नहीं रहा, ये अब साफ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सोशल मीडिया सेल शरद पवार और उनके निजी स्टाफ पर नजर रखे हुए है। शरद पवार के निजी स्टाफ की संदिग्ध गतिविधि को कांग्रेस सोशल मीडिया सेल ने चिन्हित किया है और उसी के आधार पर उद्धव ठाकरे के जरिए शरद पवार तक बात पहुंचाई गई है कि वो अपने निजी स्टाफ को इस मीटिंग से दूर रखे और उसके साथ कुछ भी साझा ना करें। शरद पवार ने पिछले दिनों मराठी में लिखी अपनी बायोग्राफी में अपने ड्राइवर गामा के साथ 43 साल पुराने संबंधों की बात करते हुए लिखा है कि गामा ने मेरा विश्वास अर्जित किया है। मैंने इसके साथ बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पर बात की है और मेरा विश्वास है कि एक भी शब्द बाहर नहीं जाएगा। लेकिन गामा नहीं, लेकिन उनके किसी दूसरे स्टाफ पर जरूर शक जताया जा रहा है और यह शक कितना सही है यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उनके उन दोनों स्टाफ को, निजी स्टाफ को मीटिंग स्थल से बाहर कर दिया गया। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि शरद पवार अपने निजी स्टाफ के साथ राजनीतिक और निजी बातें भी साझा करते हैं। अब सवाल यह कि यदि इंडिया गठबंधन शरद पवार पर अविश्वास करता है या संदेह करता है तो इसका परिणाम क्या होगा। आज अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों के साथ हम यही चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शरद पवार सच में बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या शरद पवार और अजीत पवार में फूट या अलगाव दिखावा है और शरद पवार के बिना महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन कितना मजबूत है। क्या माइनस शरद पवार विपक्षी गठबंधन एनडीए को महाराष्ट्र में कम से कम चुनौती दे पाएगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन परिचय से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के निजी स्टाफ को उनके ही राज्य में हो रहे महागठबंधन की बैठक से बाहर निकाल दिया गया है, आने वाले राजनीति में, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति पर यह बड़ा असर छोड़ेगा। पहले देखते हैं रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात में हो रही है। बैठक में करीब 28 दलों के 50 से ज्यादा नेता हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता शरद पवार को कांग्रेस संदेह की नजर से देख रही है। केवल देख ही नहीं रही है बल्कि पार्टी के उच्च पदस्थ सोर्स पर यदि यकीन करें तो कांग्रेस सोशल मीडिया सेल को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसके आधार पर शरद पवार पर संदेह और गहरा गया है। इसी सोशल मीडिया इनपुट के आधार पर शरद पवार के कुछ अति निजी स्टाफ को इस बैठक से दूर रखने की बात सामने आ रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की है और शरद पवार के दो निजी स्टाफ को मीटिंग स्थान यानी ग्रैंड हयात कैंपस से दूर रखने के लिए शरद पवार से बात करने को कहा है। सूत्रों पर यदि यकीन करें तो यह खबर कांग्रेस मीडिया सेल के हवाले से सामने आई है। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि सांसद भी हैं और शरद पवार परिवार के साथ राहुल गांधी के भी करीबी हैं, उनकी बात राहुल गांधी से हुई है और उनके इनपुट के आधार पर शरद पवार के निजी स्टाफ पर नजर रखी जा रही थी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने के बाद कांग्रेस ने बात आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे से बात की है और दो निजी स्टाफ की पहचान बताते हुए उन्हें मीटिंग स्थल से दूर रखने का आग्रह किया है। कांग्रेस को शक है कि ये दोनों स्टाफ शरद पवार की बातों को या शरद पवार जिन नेताओं से बात कर रहे हैं उनकी बातों को सुनकर आगे कहीं फॉरवर्ड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो राजनीति में विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और विश्वास के आधार पे ही संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं। और खासतौर पे जब गठबंधन राजनीति का दौर हो तो वहां पर पार्टियों का और पार्टी के नेताओं का एक दूसरे पे विश्वास करना बड़ा जरूरी होता है और इसी के आधार पर संबंध बनते हैं, सरकार बनते हैं, रिश्ते बनते हैं और आने वाली नीतियां भी इसी आधार पर बनती है। शरद पवार पे जिस तरीके से उनके ही गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग अविश्वास करने लगे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और क्या सच में कुछ ऐसा हुआ है अजीत पवार और शरद पवार के बीच में और बीजेपी को लेकर के जो शरद पवार पर शक किया जाए? कितनी सच्चाई है इसमें? क्या उनके दो निजी स्टाफ को इस वजह से बाहर किया गया है कि वो जासूसी कर रहे थे अजीत पवार के लिए? बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये बात है तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और यह जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में एक नई इबादत लिखेगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, शिवम छाबड़ा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से और बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी की तरफ से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे फोन लाइन पे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से करूंगा। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है कि जो खबर आ रही है कि शरद पवार के निजी स्टाफ को उस होटल ग्रैंड हयात से बाहर कर दिया गया जहां पर ये इंडिया की बैठक चल रही है, चाणक्य कहे जाते हैं, और इस महाराष्ट्र में यह जो बैठक चल रही है, बैठक के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, उनके निजी स्टाफ को जासूसी के आरोप में अगर बाहर कर दिया जाता है तो इस गठबंधन का क्या महाराष्ट्र में फ्यूचर रहेगा? देखिए, अभी जो आपके चैनल पे जो खबर थी और आपको जो सूत्रों ने बताया जी, ये खबर अभी बुनियाद है। इसका कोई भी कांग्रेस कमेटी का कोई इस पे बयान नहीं है, ना ही कोई IN इंडिया के तरफ से कोई बयान आया। ये आपके सूत्र हैं, ठीक उसी सूत्रों के हिसाब से जैसे भाजपा के कुछ बड़े नेता आज IN इंडिया से जुड़ना चाहते हैं। जैसे 26 पार्टियों के गठबंधन में आज के सेकंड दौर की मीटिंग के अंदर 28 पार्टियां हुई, तो कुछ पार्टियां, कुछ नेता और जुड़ना चाहते हैं। ठीक उसी तरह का एक इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई भी अभी यथार्थ से सच नहीं कहा जा सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सूचना सही नहीं है या आप इसके ऑथेंटिकेशन को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? लेकिन एक चीज़ मैं पूछूंगा, ठीक है आप अपनी तरफ से इस पुष्टि इसकी करा सकते हैं क्योंकि आपकी पार्टी का मामला है और आपकी पार्टी के लोग भी वहाँ पे हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जिस तरीके से चीज़ें, घटनाएं हो रही है, एक मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, क्या कांग्रेस को लगता है कि दोनों के बीच में सब चीज़ सही है या ऐसे हालात में जब संदेह हो तो गठबंधन में शामिल करना ठीक रहेगा, या आपको लगता है पूरा यकीन है कि शरद पवार जो है वो महागठबंधन के ही साथ है? कोई यकीन और ना यकीन वाली कोई बात नहीं है। इस पे अभी जिस दौर के ऊपर महागठबंधन IN इंडिया का जा रहा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो उसके ऊपर ये सब चीजें चल रही हैं। इसके ऊपर जब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आ जाता, मैं नहीं समझूंगा इसके ऊपर कोई चर्चा का औचित्य रहता भी है। ये सब सूत्र, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों की पैनी नजर होती है, तो इसका जवाब तो आपसे ज्यादा बेटर जो आपके वक्तव्य में आएगा। लेकिन मैं इस बात का भी खंडन करता हूँ क्योंकि इसका कोई औपचारिक रूप से कोई भी बयान नहीं है, क्योंकि आपने भी ये बात बोली है कि आपके पास किसी सूत्र ने बात दी है, तो इसका कोई औपचारिक तथ्य नहीं है। ये भाजपा की एक सोची समझी फूट डालने की कोशिश होती है, तो उस पर बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। नहीं, उस बैठक में भाजपा का तो कोई मतलब है नहीं, ये सोर्सेज हैं और इस हमारे सोर्स से जो भी खबरें जब भी मिलती है हमने ब्रेक किया है। आज तक किसी खबर को हम लोगों ने वापस नहीं लिया है और किसी खबर पे का हमें खंडन नहीं करना पड़ा है अब तक, इसलिए हमें अपने सूत्रों पे पूरा यकीन है और जब तक यकीन नहीं होता तब तक हम लोग खबर को जो है वो ब्रेक भी नहीं करते। ये आपने पिछले हमारे इतिहास से आपने अब तक शायद देखा होगा। हमारे साथ शिवम छाबड़ा है, बीजेपी के प्रवक्ता है। शिवम, क्या आपको लगता है जो इंडिया गठबंधन INDIA के गठबंधन का जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अगर शरद पवार के निजी स्टाफ को बाहर कर दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि शरद पवार पे शक करना जायज है? IN जो I.N.D.I.A का जो अलायंस है, ये अवसरवादी और परिवारवाद से ग्रसित अलायंस है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का अलायंस है जो भ्रष्टाचार से लगातार लबोलब है। कल्पना करिए कि अभी तक भी जो भी घटनाक्रम घटा है, आप देखिए 3 बैठकें हो गई, कहीं ना कहीं एक यूनानिमिटी किसी विषय पर नहीं लेकर के आ पाए। और रही बात, इनसे पूछिए कि साहब आपका एजेंडा क्या है,
आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, तो इनके पास में कोई किसी प्रकार का उत्तर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अवसरवादी और परिवारवादी से ग्रसित जो ये अलायंस है, इसका मुझे लगता नहीं कोई बहुत रेलेवेंस है हिंदुस्तान की राजनीति में आगे। नहीं शिवम, ये और तो कहीं ठीक ना है, कहीं हमको एक और बात समझनी लेकिन होगी शिवम, कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके कारण यानी बीजेपी के कारण शक किया जा रहा है शरद पवार जैसे वेटरन लीडर पे, जो कि महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है, चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, और उन पर शक किया जाता है अगर, और आपके कारण कि बीजेपी से मिली भगत है, अजीत पवार के जरिए जो है जासूसी करवा रहे हैं और इस जासूसी में उनके ही स्टाफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उंगलियां तो आपकी तरफ है ना। तो क्या आप इस तरह जी मुकेश जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, शरद पवार जी का नहीं हूँ, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठता है तो मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्टैंड और मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। मुझे लगता है कि एनसीपी, जो मैं मानता हूं कि एनसीपी शरद पवार जी नेतृत्व में चल रही है, कर रही है, आपने उनका स्टैंड पीछे देख लिया है किस प्रकार से डामाडोल है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब ये महाविकास अघाड़ी की शुरुआत हुई थी ना मुकेश भाई, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि इतना हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन है कि आप कल्पना करिए, आप सोचिए जरा, आप भी राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर करते आए हैं, कभी सोच सकते हैं कि शिवसेना और एनसीपी एक साथ एक मंच पे आ जाएंगे? कभी आप सोच सकते हैं शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के नेतृत्व को अलग करने के लिए इस प्रकार की ताकतें एकत्रित हुई हैं, और कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब जो है वो I.N.D.I.A अलायंस के अंदर भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है, कोई पॉजिटिव एजेंडा लेकर के, नए भारत के निर्माण को लेकर के इनका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन हाँ, एकमात्र एजेंडा है मोदी जी का विरोध। तो शरद पवार जी का क्या स्टैंड है, शरद पवार जी जानते हैं, मैं उसमें बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत, मैं इस अलायंस, जो मैंने कहा ना, अगर आप उसका, आज मैं वो पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि जेडब्ल्यू मेरिट में बैठ करके आप देश की पॉवर्टी की चिंता कर रहे हैं, जेडब्ल्यू मेरिट में बैठ करके आप देश की बड़ी बड़ी बातों की चिंता आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोच तो होनी चाहिए भाई, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। आप सोचिए, इस बात से अंदाजा लगाइए मुकेश भाई कि कांग्रेस ट्वीट करती है और अपनी तरफ से राहुल गांधी जी को प्रमुख चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, उनके पीछे नेताओं की फेरिस्त है, मतलब जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ खड़े हैं, सोनिया जी एक तरफ खड़ी हैं, अरविंद केजरीवाल उनके पीछे हैं, अखिलेश बाबू हैं, लालू यादव भी हैं, तेजस्वी भी हैं। कहीं ना कहीं इनकी एक हिस्ट्री तो निकाल लीजिए। जो पार्टी, जिनके नेता भ्रष्टाचार में कन्विक्ट हो चुके हों, अब आप सोचिए नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू के नाम से फेमस करना चाहते हैं, उनके साथ गले में गले मतलब चाचा और भतीजे की राजनीति कर रहे हैं, राज्य सरकार चला रहे। तो बिल्कुल लेकिन आपने एनसीपी की बात की, एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोग्राम से पहले, उन्हें लग रहा था कि बैठक पे बात होगी, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इनकी ये बात हम तक भी पहुंच चुकी है और हमने ये ब्रेक किया, उसके बाद वो जुड़ने से मना कर दिया। अभी एनसीपी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं, हमने कोशिश ज़रूर की थी और शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हुए भी थे, लेकिन एनसीपी का कोई प्रवक्ता आने को अभी तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए अभी जो है इस मुद्दे पर कुछ है नहीं, इसलिए शायद वो बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर भी आरोप है। आप बच रहे हैं कि भाई एनसीपी से बोलिए, कांग्रेस कह रही है कि भाई इसमें सच्चाई नहीं है। राजनीति के एक स्टूडेंट के तौर पर ये तो कह सकता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे तो मुकेश भाई ये जरूर कहा जा सकता है कि शरद पवार जी सरप्राइज देने के लिए माहिर है। इस प्रकार के औचक, जैसे कहते हैं ना, एक निर्णय लेने के लिए उनकी एक कला है, उनकी उनका एक स्टाइल है, तो यू नेवर नो कि आपको सरप्राइज भी कर सकते हो किसी तो बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि आपके हाव भाव को देख करके आप लोग सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं, और सरप्राइज के लिए सारा प्लान जो है लगता है कि आप ही लोगों ने किया है कि सरप्राइज मिल ही जाए आपको। जी, चंद्रमोहन जी हमारे साथ। चंद्रमोहन जी, ठीक है, आप इस खबर को डिनाई कर रहे हैं या आप लगता है कि यह खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई थी, इस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा है इस बार कि 2019 के बाद से कांग्रेस जो है सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है, और आपने बहुत अपना मजबूत भी किया है, क्योंकि ये जो सवाल है और ये जो जानकारी कांग्रेस के पास पहुंची है वो कांग्रेस सोशल मीडिया की टीम ने ही दी है कि उनके जो 2 निजी स्टाफ हैं वो शरद पवार की कुछ निजी जानकारियां उनके बातचीत
का डिटेल जो है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन सारे डिटेल जो है वो अजीत पवार या और भी किसी के साथ जो है वो साझा कर रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि वो साझा किसके साथ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को साझा किया जा रहा है और ये जानकारी कांग्रेस के पास भी है। क्या सोशल मीडिया जो है आपका चंद्रमोहन भाई, कि सोशल मीडिया आपने ज़्यादा मजबूत इसीलिए किया है कि दूसरी पार्टी के सोशल मीडिया में सेंधमारी कर सके? उन मुद्दों को आगे लेके आ रहा है जिस मुद्दों को भाजपा सरकार ने दबा रखा था। आज उसी मुद्दों को आज देश के जनमानस तक सोशल मीडिया के थ्रू कांग्रेस सोशल मीडिया इन मुद्दों को लेके आ रहा है। इस मुद्दे पे आज आप बात करें, उसकी औपचारिक बयान कोई है नहीं, उसके ऊपर सोशल मीडिया का कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ विपक्षी गठबंधन के अंदर जिस एकता के रूप के अंदर INDIA इंडिया का स्वरूप हुआ, उसका दूसरी मीटिंग से देश के लोगों को एक बेनिफिट तो मिला कि 200 रुपए सिलेंडर का रेट भाजपा सरकार को नीचे करना पड़ा, क्योंकि 187% जिस गैस का रेट बढ़ा दिया गया था उसके अंदर 17.5% डाउन करने पड़े। ठीक ईंधन पे टैक्स लगाकर जो 30 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करा था, मेरा मानना है कि आज की मीटिंग के बाद जो तीसरी मीटिंग होगी उस मीटिंग में हो सकता है कि पेट्रोल के और डीजल के रेट को भी भाजपा को डाउन करने पड़ जाएंगे, क्योंकि डर और खौफ भाजपा के पास चेहरे पर नजर आ रहा है। मेरे भाजपा के मित्र के पास अपने कार्य प्रणाली पे कहने की कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष की तरफ अग्रसर है। और जिन मुद्दों को शरद पवार जी के लिए कह रहे हैं, वो शरद पवार जी ने कई बार इस बात का लिखा भी कहा है कि मैं भाजपा के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए कोई बहुत बड़ी अभी न्यूज नहीं है। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि एकता का जो पावर ऑफ इंडिया है, जिसके पास 12 मुख्यमंत्री हैं, देश के अंदर एक ऐसा जननायक है, और जननायक ही अब देश का एक नेतृत्व करेगा। वो जननायक देश का कोई भी नेता हो सकता है, ये गठबंधन। और इसी बुखलाहट में भाजपा के पास आज कोई सुर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद आपके पास कौन सा देश का प्रधानमंत्री है? अब ये तो ये बीजेपी बताएगी। शिवम जी बताएंगे कि भाई गठबंधन किससे बोलते हैं आप? घमंडिया गठबंधन तो सरकार का NDA गठबंधन है, जो निरंतर 10 साल से सरकार में रहने के बाद घमंड के कारण अपने 9 साल तक कोई मीटिंग नहीं करी, अपने सारे अलायंस घमंड के कारण छूट गए। वो घमंडिया NDA गठबंधन है। शायद आपको बोलते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको सुधारिए। शिवम बताइए, मोदी जी के बाद कौन? आगे से भाई शिवम की आवाज शायद नहीं आ रही। हमारे साथ नीरज कुमार जी भी जुड़ गए, शिवसेना के नेता हैं और इसी मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे। नीरज जी, इस बात की जानकारी क्या आपको है, जो अभी हमने खबर ब्रेक की है कि शरद पवार के जो निजी स्टाफ है उनको जो हयात होटल में जो बैठक चल रही है INDIA की, उस बैठक से बाहर कर दिया गया है। जासूसी का आरोप लगा है कि वो जासूसी कर रहे शरद पवार की, और अजीत पवार के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है कि अजीत पवार के लिए जासूसी कर रहे थे। आपके पास क्या जानकारी है? और क्या, जैसा कि मेरे सोर्सेज बताते हैं कि इस बात की जानकारी पहले से कांग्रेस को थी और कांग्रेस के मीडिया सेल के इनपुट के आधार पर कांग्रेस ने ये बात साझा की थी उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से भी शायद बात की थी। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता कि बात हुई थी कि नहीं बात हुई थी, लेकिन इस बात की जरूर पुष्टि है कि ये इनपुट आया था कांग्रेस के पास और उन्होंने शरद पवार ने तक पहुंचाने की कोशिश की थी इसकी। आपके पास क्या जानकारी? क्या शरद पवार के निजी स्टाफ को मीटिंग स्थल से बाहर करने का मतलब क्या है? क्या इंडिया गठबंधन जो है वो शरद पवार पे संदेह कर रही है? क्या इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि शरद पवार जो है उनके गठबंधन की बात जो है वो बाहर कर रहे हैं, या यहाँ की बात वहाँ कर रहे हैं, या उनके यहाँ रहने से दिक्कत होगी इसीलिए उनके निजी स्टाफ को बाहर किया गया? और ये निजी स्टाफ के बहाने क्या शरद पवार पे हमला है? नीरज जी की आवाज मिल रही है आपको? नीरज जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, उनसे आवाज। शिवम छाबरा हमारे साथ है। शिवम, क्या लगता है ये अगर बात सही है, अगर शरद पवार पे अगर सही में शक किया जा रहा है और अगर सही में शरद पवार के निजी स्टाफ को, ये तो बात जो आ रही है खबर कि शरद पवार के निजी स्टाफ को मीटिंग स्थल पे जो है जाने नहीं दिया गया है, उनको बाहर ही रोक लिया गया है, अगर इस बात को
का में सच्चाई है और अगर आपको लगता है इस बात में कि बीजेपी का भी हाथ है, तो क्या आपको लगता है गठबंधन के हेल्थ के हिसाब से गठबंधन कितने दिन तक चल पाएगा और क्या शरद पवार के बिना महाराष्ट्र में ये गठबंधन चल पाएगा? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हर बात के अंदर बीजेपी की कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए कि एनसीपी का मामला एनसीपी देखे, शरद पवार जी का मामला वो देखे, वो अपनी पार्टी देखे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें ना कोई बीजेपी का कभी हाथ था, ना है, ना कभी हो सकता है। शरद पवार जी बहुत देश के प्रबुद्ध नेता हैं और मुझे लगता है अपने विवेक से जो निर्णय करते हैं उसकी शायद जानकारी आपको मुझे तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इससे उनके अलायंस का क्या आपको लगता है कि क्या उसका हेल्थ है, कैसी नहीं है। देखिए, एक बात मुकेश भाई और सोचने वाली है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप एक ऐसे अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं या ऐसे अलायंस को गठित कर रहे हैं जो हम आपकी अगर जानकारी हो और इसको ऐसे पुटअप करना चाहिए, तो ये समझ लीजिए पुराने सामान की नई पैकेजिंग का मामला है। कहीं ना कहीं ये वो सभी लोग हैं जो 19 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ के खिलाफ एकजुट हुए थे और महागठबंधन की रचना करी थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 80% 90% वही दल है जिन्होंने 19 के अंदर में भी इस प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास का क्या हल हुआ, इस देश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं भाई अभी तो ये शुरुआत है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखते जाइए आने वाले समय में क्या होना है। प्रियंका कक्कड़ जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि साहब उद्धव ठाकरे में क्षमता है। अखिलेश यादव के प्रवक्ता उनको प्रोजेक्ट करने पे लगे हैं। वहीं जदयू के नेता ललन सिंह कहते हैं कि साहब नीतीश कुमार जी जैसा प्रबुल्ल व्यक्ति नहीं हो सकता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी तो शुरुआत है और आपस में इतना द्वेष है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इन सब बिल्कुल जितने लोग उतनी बातें, और हर एक पार्टी का नेता गठबंधन में जो शामिल है वो अपने नेता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहा है, प्रधानमंत्री के लिए सक्षम बता रहा है और एलिजिबल बता रहा है। तो ये तो बात है ही, लेकिन आज जो बात चली है वो बात अलग है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम छाबरा जी आपका, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका, नीरज कुमार जी आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपनी बातें साझा की। लेकिन शरद पवार के निजी स्टाफ को मुंबई के हयात होटल में जहां पर की इंडिया की बैठक चल रही है, विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है, बैठक कल तक चलेगी और उससे पहले दिन ही अगर शरद पवार के निजी स्टाफ को बाहर कर दिया जाता है और आरोप ये लगाया जाता है कि वो जासूसी कर रहा है और जासूसी में शामिल है और अजीत पवार के साथ उसके संबंध हैं, तो इसके मायने जो है बड़े गंभीर है और इसके मायने दूर तक जाएंगे। क्योंकि शरद पवार के निजी स्टाफ को अगर टारगेट करके अजीत पवार जासूसी करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और खासतौर पे जो संदेह इंडिया के जो नेता हैं, खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं का जिस तरीके से अविश्वास बढ़ा है शरद पवार पे, इसके पीछे भी वजह जो है वो सबको पता है कि अजीत पवार के साथ उनकी गुप्त मुलाकातों की बात सार्वजनिक हो चुकी है, उनकी बातचीत होती है। और अभी 25 अगस्त को जो उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पार्टी में कुछ भी नहीं है, अजीत पवार हमारी पार्टी में शामिल हैं और कुछ अलग फैसला केवल कर लिया है, इसको लेकर के लगता है कि विपक्षी गठबंधन और खासतौर पे कांग्रेस को शरद पवार पर शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि कहीं वो हमारे साथ रह करके मोदी का काम तो नहीं कर रहे, सरकार का काम तो नहीं कर रहे हैं। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, ये बातें और भी आगे जाएगी क्योंकि अभी गठबंधन बिल्कुल अर्ली स्टेज में है। अभी तक तो संयोजक का नाम भी तय नहीं हुआ है, अभी तक चेहरा तय नहीं हुआ है, नीतियां तय नहीं हुई है, कोई भी गठबंधन कोई भी अपना प्रत्याशी भी अभी तय नहीं किया है, उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें साफ होगी। लेकिन आज की जो घटना है, जिस तरीके से शरद पवार के निजी स्टाफ को जासूसी के आरोप में बाहर किया गया है, इसका महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।